हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कल यूपीएससी ने और डीओपीटी ने एलडीसी एग्ज़ाम का शेड्यूल बता दिया है। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, कुछ लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि सर, मैं क्या एग्ज़ाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया हुआ है। और एक जो मैंने लास्ट दो वीडियोस बनाए थे इंटर-सी सीनियोरिटी के ऊपर, उसके ऊपर छोटा सा एक क्लैरिफिकेशन है, वो सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलडीसी एग्जाम की। पहली बात, ये एलडीसी एग्जाम सिर्फ 2016 और 2017 की वैकेंसीज के लिए हो रहा है। और डीओपीटी ने इसको क्लियर कर दिया है कि जो 2016 की वैकेंसीज हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी डेट जो है वो 1 जुलाई 2016 है, और जो 2017 की वैकेंसीज हैं उसके लिए 1 जुलाई 2017 है। और साथ में ये भी क्लियर कर दिया है कि जो लोग 2016 के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं वो 2017 के एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हैं। अब अगली बात करते हैं कि एज पर नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। उसको फिर एक्सप्लेन भी करूंगा कि कौन कौन दे सकता है एग्जाम और कौन कौन एग्जाम नहीं दे सकता है। एज फार एज एएसओ ऑफ सीएसएस, उनके लिए उन्होंने बोला 5 इयर्स की अप्रूव्ड सर्विस चाहिए और 4 अपार्स चाहिए, एटलीस्ट 4 अपार्स चाहिए, तभी आप दे सकते हैं। अप्रूव्ड सर्विस क्या होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। सेम चीज जो है दूसरे के लिए भी, हर एक के लिए, जहां भी एएसओज की बात आ रही है वो 5 ईयर अप्रूव्ड सर्विस की बात आ रही है। लेकिन अगर आप रेलवे में देखेंगे, रेलवे में 5 ईयर अप्रूव्ड एंड कंटिन्यूस सर्विस की बात आ रही है। सेम चीज अगर आप एएफएचक्यू के अंदर देखेंगे कि ग्रेड सी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स स्टेनोग्राफर सर्विस, इसके लिए उन्होंने बोला कि 3 इयर्स की अप्रूव्ड एंड कंटिन्यूस सर्विस चाहिए। सिर्फ ये लिखा है, कहीं कोई अपार की बात नहीं की है उन्होंने। अब क्वेश्चन उठता है कि अप्रूव्ड सर्विस क्या, कंटिन्यूस सर्विस क्या। सबसे पहले एएसओज की बात करते हैं। एक छोटी सी इसके अंदर बात और क्लियर कर दूं, एएफएचक्यू के एएसओज के लिए ये एग्जाम नहीं है, क्योंकि 2016-17 की वैकेंसीज की जिनकी बात हो रही है उस वक्त हमारे जो सर्विस रूल्स हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उसके अंदर एग्जाम नहीं था। हमारा एग्जाम एएफएचक्यू सर्विस के लिए 2018 से स्टार्ट होगा, उम्मीद करते हैं अगले साल होगा। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल कौन है। पहले बात करते हैं एएसओज की, फिर मैं बात करूंगा आपका पीएज की। एएसओज के अंदर दो स्ट्रीम हो सकती हैं, एक है आपका डीआर और दूसरा है प्रमोटीज। डीआर की जब बात है, देखिए अगर मैं सीएसएस का ही एग्जांपल लूं, तो सीएसएस के अंदर जो हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि डीआरस की अप्रूव्ड सर्विस स्टार्ट होती है जिस दिन वो एग्जाम देते हैं, जिस ईयर में वो एग्जाम देते हैं उसके नेक्स्ट जुलाई से। फिर बता रहा हूं, ज्वाइनिंग का कोई लेना देना नहीं है, आप कभी भी ज्वाइन करें, अप्रूव्ड सर्विस वहां से स्टार्ट होगी। अब अगर आप 2010 बैच को देखें तो 2010 बैच का मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने 2010 में ही लिखा होगा। इसका मतलब उनकी अप्रूव्ड सर्विस स्टार्ट कहां से होगी, जुलाई 2011 से। 5 साल चाहिए अप्रूव्ड सर्विस के, तो अगर आप इसके अंदर 5 ईयर ऐड करेंगे तो वो जुलाई 2016 बनती है। ऑफकोर्स 1 जुलाई की ही बात है। इसका मतलब 2010 बैच दोनों वैकेंसीज जो हैं उनके लिए एलिजिबल है, 2016 की भी 2017 की भी। अगर हम प्रमोटीज की बात करें, ऑफ कोर्स मैं सीएसएस की ही बात कर रहा हूं, तो प्रमोटीज के अंदर जो सीएसएस के रूल्स के अंदर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि जिस सिलेक्शन ईयर के अंदर जो जैसे उनके डीपी, जिस साल में डीपीसी हुई उसी साल के जुलाई से, 1 जुलाई से उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, तो 2011
वाले जो प्रमोटीज हैं उनकी कहां से स्टार्ट होगी? उनकी स्टार्ट होगी अप्रूव्ड सर्विस 1 जुलाई 2011 इटसेल्फ से। अगेन 5 साल कहां कंप्लीट कर लेंगे? वो 5 साल कंप्लीट कर लेंगे 1 जुलाई 2016 से को। इट मींस जो 2011 के प्रमोटीज हैं वो दोनों वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं उस एग्जाम को लिखने के लिए। और यहां पे अगर आप सिमिलर एनालॉजी लें तो 2011 बैच के डीआर सिर्फ फाइट करेंगे 2017 बैच की वैकेंसीज के लिए। सेम यहां 2012 बैच के जो प्रमोटीज हैं वो फाइट करेंगे 2017 की वैकेंसीज के लिए। तो जो 2010 बैच वाले हैं उनके लिए ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जो 2011 वाले डीआर्स हैं उनके लिए कम वैकेंसीज अवेलेबल हैं। यानी कि आपको मेरिट के अंदर ऊपर आना होगा सिलेक्शन करवाने के लिए। सेम चीज अगर आप यहां पे बात करेंगे तो आपकी 2011 के प्रमोटीज के लिए ज्यादा वैकेंसीज हैं, 2012 के प्रमोटीज के पास कंपैरेटिवली कम वैकेंसीज हैं। 2013 बैच ऑनवर्ड्स जो आपके प्रमोटीज हैं और 2012 बैच ऑनवर्ड्स जो आपके डीआरस हैं सीएसएस के, फिलहाल वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन निराश होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, हम 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि एग्जाम हो एग्जाम हो एग्जाम हो। एग्जाम खुल गया है और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आगे के सालों में भी कंटिन्यू रहेगा। आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिला है। वैसे भी आप अगर देखें तो 2016 और 17 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आप एलिजिबल थे ही नहीं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई आपका नुकसान नहीं हुआ है। 2018 ऑनवर्ड्स की वैकेंसी यूटिलाइज कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। ना किसी की इंटेंशन है और ना ही कोई कर सकता है। तो आपकी चिंता करने के लिए बात नहीं है, आपकी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। आपको अप्रूव्ड सर्विस भी बैक डेट से मिलेगी जब भी एग्जाम होगा, तो उसकी चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं पीएस की, जो या आपके रेलवेज के जो है वहां पे वर्ड लिखा हुआ है अप्रूव्ड एंड कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका फिजिकल सर्विस से कोई लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं एएफएचक्यू की बात करूं, एएफएचक्यू के अंदर जो पीए, मैं डीआर की बात करता हूं, अगर वो 2013 बैच के हैं और अगर मैं ये मानूं कि 2013 बैच का एग्जाम 2013 में हो गया था, तो उनकी जो सर्विस है वो सर्विस स्टार्ट होगी 2014 जुलाई से, ठीक है। तो 3 साल कहां पे हुए? क्योंकि उनको 3 साल की चाहिए, वो हो जाएंगे 1 जुलाई 2017 को। तो इट मींस 2013 बैच के जो पीए हैं जिन्होंने 2013 का एसएससी का एग्जाम दिया था, उसके थ्रू उनका सिलेक्शन हुआ था। ज्वाइनिंग कभी की भी हो, मान लो उन्होंने ज्वाइन किया 2014 में या इवन 15 के अंदर रिजल्ट लेट आया, तो भी वो 1 जुलाई 2017 को एलिजिबल हो गए थे। यानी कि वो 2017 बैच की जो वैकेंसीज हैं उसका एग्जाम वो लिख सकते हैं। सिमिलरली 2012 वाले जो पीए होंगे वो दोनों एग्जाम लिख पाएंगे, 2016 वाला भी 2017 वाला भी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अप्रूव्ड एंड कंटिन्यूअस के अंदर फिजिकल सर्विस इज मीनिंगलेस। जब हमने एग्जाम लिखा था इसका क्लैरिफिकेशन यूपीएससी से ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर फिट होते हैं तो अपने एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। अब एक और बात करता हूं, जो लास्ट टाइम मैंने इंटरसी सीनियोरिटी के ऊपर कंटेंट डाला था उसके ऊपर कुछ मेरे दोस्तों ने ऑब्जेक्शन किया था कि सर आप ये गलत कंटेंट डाल रहे हैं। 2 चीजें क्लियर कर देता हूं। पहली चीज, कंटेंट जितना भी डाला गया था वो सारा का सारा करेक्ट था, एक्सेप्ट वन थिंग। वो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहां पे क्लैरिफाई कर रहा हूं। नंबर 1, जहां पे भी आपके रिक्रूटमेंट रूल इशू हुए हुए हैं सेपरेटली,
जैसे कि हमारा CSS के अंदर उनके स्पेसिफिक स्टैच्यूटरी रूल्स हैं, आपका AFHQ के अंदर उनके भी स्पेसिफिक स्टैच्यूटरी रूल्स हैं। अगर उन्होंने वहां पे कोई सीनियोरिटी का फॉर्मूला दे रखा है तो ये ऑर्डर उनके ऊपर डायरेक्टली लागू नहीं होगा। हां, अगर कोई स्टैच्यूटरी रूल चेंज कर दे बाद में बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर OM, तब ये लागू होगा। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी वो पूरी तरह गलत नहीं थी। जहां पे कोई ऐसा सीनियोरिटी का फॉर्मूला नहीं है उनके रूल्स के अंदर, उनको DOPT का रूल फॉलो करना पड़ेगा। CSS में और AFHQ के अंदर ये ऑटोमेटिकली लागू नहीं होगा। CSS का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था बिकॉज CSS के एग्जांपल से लोगों को समझ में आया था कि CSS एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालती है, तो उनका एग्जांपल देने से समझ में आ जाता है और मेरा कोई इसके अंदर मंतव्य नहीं था। हां, डायरेक्टली फिर रिपीट कर रहा हूं, CSS के ऊपर ये डायरेक्टली लागू नहीं है। वो उनकी स्टैच्यूटरी रूल्स के हिसाब से उनका सीनियोरिटी फिक्स होती है। सेम थिंग AFHQ के साथ है, तो उनके ऊपर भी ये डायरेक्टली लागू नहीं है। अगर वहां पे लागू करना है तो वो स्टैच्यूटरी रूल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। सो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। ऑर्डर रिकॉर्डेड को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडीज सामने लिखी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।